सचमुच ये मात्र लक्ष्मण यादव की कथा नहीं है, या लक्ष्मण यादव के हृदय की आंखों से लिखी हुई डायरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बहुजन विद्यार्थियों के, शोधार्थियों के और शिक्षकों के हृदय की आंखों से लिखी हुई डायरी है। इसकी एक एक शब्द को अगर पढ़िए तो दिल में कुछ होता है, ऐसी हूक उठती है कि हम भी तो इंसान हैं और यहाँ तक पहुँचे इसी इंसान के नाते। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं देख रही थी मेरे सामने उनके बड़े पिताजी बैठे हुए थे, जब उस पर वो बातचीत कर रहे थे तो उनकी आंखें भर आईं और वो अपने गमछे से अपने आंसू को पोंछने लगी। वास्तव में कुछ कुछ दिल में ऐसा होता है जैसे लगता है कि आज भारतीय समाज में कहीं वही स्थिति तो नहीं है जब हम आज़ादी से पहले थे। हमें एहसास नहीं होता है कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। लक्ष्मण जी की जब किताब आई तो मुझे सचमुच यह महसूस हुआ, दीपक तले अंधेरा। यह पुस्तक उस शिक्षा व्यवस्था का एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये 100 परीक्षण है कि जिस समय हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और अपने को विश्व गुरु के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, उस समय भी भारत के संविधान में या आज़ादी से पूर्व जो स्वप्न हमने देखा था वो क्या इन 75 वर्षों में वो स्वप्न पूरा हुआ? की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर विराजमान प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, प्रोफेसर नदीम हसनैन जी, आज जो आने थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं, उनकी उपस्थिति को मानते हुए लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक श्री वीरेंद्र यादव जी, मेरी अत्यंत प्रिय सखी मेडूसा सामाजिक चिंतक एवं कार्यकर्ता दीपक कबीर जी, जिनको अभी तक आप लोग सुन रहे थे, और एक बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली बीबीसी हिंदी की सर्वप्रिया सांगवान जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथियों, बुद्धिजीवी और मेरे बहुत सारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी और शोधार्थी। जब मैं इस मंच पर चढ़ रही थी तो कबीर जी संचालन कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं दूसरी पीढ़ी की शिक्षक, उन्होंने कहा नहीं, आप दूसरी नहीं पहली पीढ़ी के हैं। मित्रों, ये किताब पर बातचीत करने के लिए मेरे सम्मुख इतना समृद्ध मंच है कि उस मंच के सामने मैं कुछ कहूँ वो ऐसे ही लगेगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। पर मेरे मन में 2-3 बातें हैं। हम शिक्षक हैं और शिक्षकों की एक कक्षाएं 1 घंटे की होती हैं। मुझे समय के अंदर अपनी बात को कहना है तो बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात को यहाँ रखना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसकी महत्ता इसी बात में है कि यह पुस्तक 34 दिनों में 34,000 प्रतियों को बेच दिया और 2 महीने के अंदर यह पुस्तक 5 संस्करण ले आती है। इतना ही नहीं, 1 वर्ष के भीतर इसकी भारतीय भाषाओं के कई अनुवाद हुए और आज जो है वो
अंग्रेजी में लोकार्पण के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित है। मैं दिल से, हृदय से अगर मैं एक बात बताऊं कि जब यह मैंने पुस्तक पढ़ी थी और आज एक हफ्ते पहले जब लक्ष्मण जी ने मुझसे कहा कि मैडम इस पर बातचीत करना है, तो सचमुच इसके पन्ने के एक एक हर्फ को पढ़ करके दिल में कुछ होता था, जैसे दिल कचोट रहा हो, दर्द हो रहा था, बेचैनी हो रही थी और उस पुस्तक को मैं बंद कर दे रही थी, क्योंकि मैं सचमुच पहली पीढ़ी की शिक्षिका हूँ। मुझे नियुक्त करने वाली इसी मंच पर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी हैं। जब बहन मायावती जी ने बैकलॉग की सीटें भरी थी तो लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं एक दलित शिक्षक के रूप में यहाँ पर आई थी और आज लगभग 25 वर्ष हो गए हैं मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ। लक्ष्मण जी की जब किताब आई तो मुझे सचमुच यह महसूस हुआ, दीपक तले अंधेरा। यह पुस्तक उस शिक्षा व्यवस्था का एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये 100 परीक्षण है। ये कैसे 100 परीक्षण है, मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा समय जबकि मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय अखिलेश जी हैं, सामने बहुत से राजनेता लोग हैं और आज नहीं तो कल सत्ता में वो विराजमान होंगे। इन चीज़ों पर गौर किया जाए कि जिस समय हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और अपने को विश्व गुरु के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, उस समय भी भारत के संविधान में या आज़ादी से पूर्व जो स्वप्न हमने देखा था वो क्या इन 75 वर्षों में वो स्वप्न पूरा हुआ? हमारे दलित समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग, गरीब लोग, पासमानदा लोग, स्त्रियां जिस तरह की आज़ादी चाहती थी वो आज़ादी मिल पाई है या नहीं मिल पाई है? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे किस तरह की राजनीति चलती है? दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली राजधानी जो भारत की राजधानी है, उसकी बीच की बखिया को उधेड़ करके यह पुस्तक रखती है। कुछ उदाहरण मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का देना चाहूँगी कि किस तरह की ये साजिशें हो रही हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मंडल कमीशन के बाद आज दलितों क्रीमी लेयर वर्ग में पहुँच गए हैं और जातियों में जाति करके बांटो और आरक्षण दो। इस पर विचार करना कैसे ज़रूरी है। मित्रों, मंच पर और इस सभागार में मेरे कुछ मित्र हैं जो समाजवादी हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। 14-15 की बात है, 2014-15 में एक पुस्तक आई थी जो एक दलित प्रोफेसर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तुलसीराम जी की एक आत्मकथा थी मुर्दहिया। हमारे यहाँ हिंदी विभाग में एक दलित प्रोफेसर आए, मौका वैसे नहीं मिलता, क्योंकि अध्यक्ष दलित थे, तो हम 2-3 लोग मिल करके इस पुस्तक को लगाना चाहते थे कि कम से कम जिस विश्वविद्यालय में हम ज्ञान, विज्ञान, तकनीक की शिक्षा देते हैं, जो जहाँ से पढ़ करके एक विचारधारा को लेकर के शोधार्थी और शिक्षार्थी बाहर जाता है, उनको ये पुस्तक पढ़ाना चाहिए, क्योंकि साहित्य का शिक्षक अगर मनुष्य नहीं बनाता है तो फिर उसका साहित्य पढ़ना बेकार है। अगर वो सदगति, अगर वो ठाकुर का कुआं पढ़ करके अगर जातिवाद करता है तो फिर समझिए कि वो शिक्षक नहीं है।
गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। लेकिन ऐसे कैसे होगा कि किसी दलित द्वारा लिखी गई आत्मकथा और जाति व्यवस्था की कोड को कैसे सवर्ण विद्यार्थी या प्रभु वर्ग के विद्यार्थी पढ़ें या आज की दलित पीढ़ी पढ़े, जिससे कि उन दलितों की स्थिति को कहें कि सामने ला दे। ऐसा विरोध हुआ कि हमारे जितने भी समाजवादी चिंतक बुद्धिजीवी थे पूरे साथ हमारे थे, पीछे लगे हुए थे, फिर भी हम लोग उस पुस्तक को यहाँ पाठ्यक्रम में नहीं लगा पाए। ये हमारे समाज की और हमारे विश्वविद्यालय की, ये हमारे उच्च शिक्षा की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसको कि लक्ष्मण यादव ने इसमें जगह जगह बहुत जगह उसकी चर्चा की है। सचमुच ये मात्र लक्ष्मण यादव की कथा नहीं है या लक्ष्मण यादव के हृदय की आंखों से लिखी हुई डायरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बहुजन विद्यार्थियों के, शोधार्थियों के और शिक्षकों के हृदय की आंखों से लिखी हुई डायरी है। इसकी एक एक शब्द को अगर पढ़िए तो दिल में कुछ होता है, ऐसी हुक उठती है कि हम भी तो इंसान हैं और यहाँ तक पहुँचे इसी इंसान के नाते। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं देख रही थी मेरे सामने उनके बड़े पिताजी बैठे हुए थे, जब उस पर वो बातचीत कर रहे थे तो उनकी आंखें भर आईं और वो अपने गमछे से अपने आंसू को पोंछने लगी। वास्तव में कुछ कुछ दिल में ऐसा होता है जैसे लगता है कि आज भारतीय समाज में कहीं वही स्थिति तो नहीं है जब हम आज़ादी से पहले थे। हमें एहसास नहीं होता है कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात मैं मंच से कहना चाहती हूँ कि चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी तरह के इंटरव्यू हों, साक्षात्कार हों, उन साक्षात्कारों में लक्ष्मण जी ने दिखाया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने आरटीआई करवाई। आरटीआई करवा करके पूछा कि देश के कितने विश्वविद्यालयों में कुलपति जो हैं वो दलित, ओबीसी या पासमानदा से आते हैं, तो आप लोग देखेंगे उसकी संख्या कितनी है। मैंने कहा 99 में जब मैं आई तो मुझे कहा जा रहा था कि आप यहाँ तो दलित में पहली शिक्षिका है। मेरे साथ 2-4 लोग और आए, लेकिन हम एक एसोसिएशन बनाना चाहते थे 99 में, तो हम बना नहीं पाए क्योंकि एसोसिएशन के जितने मेंबर चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। 6 महीने बाद कुछ और नियुक्तियाँ हुई तो हम जितने मेंबर थे उतना ही एसोसिएशन के मेंबर रहे होंगे, उसमें कोई हिस्सा लेने वाला नहीं था। खैर ये विषयांतर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब साक्षात्कार बोर्ड होते हैं, उन साक्षात्कार बोर्डों में भी प्रभु वर्ग के लोग ही ज़्यादा रहते हैं, जिनके लिए ये होता है कि भाई साक्षात्कार बोर्ड में जब नंबर देने होते हैं तो ये पूछा जाता है। लक्ष्मण जी ने भी इसकी चर्चा की है। मैं भी, अब तो मैं पहली पीढ़ी के हूँ तो कभी कभार गलत फहमी में लोग मुझे बुला लेते हैं और दोबारा नहीं बुला पाते हैं। मैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय गई थी, वहाँ ओपन की पोस्ट थी और ओपन मतलब है उसी प्रभु वर्ग से ही लेना। आरक्षण हमें मिला हुआ है, लेकिन उस जनरल की पोस्ट पर मैंने बहुत कोशिश किया कि ये विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों में बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, ओबीसी कैटेगरी का वो विद्यार्थी है। नाम तो वो समझ गए क्योंकि उसके आगे यादव लगा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने चुनाव इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ओपन पोस्ट थी। वो कह रहे थे इस बच्चे का करना है जो जनरल की थी। मैंने कहा अगर मैं इसकी एक्सपर्ट हूँ तो मैं तय करूँगी कि किसका सिलेक्शन होना है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है ओपन मतलब जनरल, यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों के लिए ये ओपन है। तो 50% रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, ये अघोषित रूप से उनके हिस्से का है, 50% हमारे हिस्से का है। अब उस 50% में अगर हम गाड़ी ले लेते हैं और अच्छी साड़ी पहन लेते हैं तो हम क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, और उनके पास 50 बीघे खेत पड़े हुए हैं तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। आप एक बार पूछ करके देखिए, जब हम अपने घरों को जाते हैं तो हमारे आसपास हमारे नाते रिश्तेदार, बहन भाई बंधु जब आते हैं और इस इच्छा से कि कुछ रुपए हमारे पास आ जाएं, अपने दुख को रोते हैं। हम क्रीमी लेयर कहाँ हैं? आरक्षण में आरक्षण की बात करते हैं। मित्रों, हम आज आज़ाद भारत में ज़रूर हैं, लेकिन आज
बहुजनों की स्थिति कमोबेश वैसे ही है। बस मेरे पास आ चुका है, मैंने कहा मेरे पास बातें बहुत सी हैं। बस एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूँ, कलम पर बात हो रही है, वह यह है कि आज निश्चित रूप से भारत में भारत का संविधान है हमारे पास, वो हमें संरक्षण देता है। और उस संविधान को लेकर के जो आपका मनुस्मृति का विधान था, आपका महाभारत का काल था कि एकलव्य के अंगूठे को कटवा दिए गए और वेद और शास्त्र पढ़ने से कानों में और जिह्वा पर रांगे डलवा दिए गए, वो नहीं चलेगा। आज भारत का संविधान है तो हमारी कलम ही सबसे मजबूत चीज़ है। हम अगर रमणिका गुप्ता जी से एक शब्द उधार लें तो बस इतना ही कहेंगे, मित्रों कलम को तीर होने दो, कलम को तीर होने दो। धन्यवाद।